हाँ तो भाई आज का नया टॉपिक है इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो आज इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब मैंने लेक्चर शुरू किया था इकोनॉमी का, तो मैंने बताया था इंडियन इकोनॉमी में हम तीन इंडस्ट्रीज़ को तीन सब डिवाइड करते हैं। तीन उसमें तो पहली होती है प्राइमरी, बताया था एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और टर्जरी जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से हम रॉ मटेरियल लेंगे और उसको कंज्यूमर गुड में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एग्रीकल्चर से प्राइमरी सेक्टर से गेहूँ लिया, वीट लिया और उसको वीट कह रहा गेहूँ लिया और उससे हमने आटा बनाया। तो हमने क्या करा, रॉ मटेरियल को कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट करा। हाँ, वीट को फ्लावर में कन्वर्ट करा तो वो कंज्यूमर गुड हो गया। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से जो हम लेते हैं तो उसको हम डेवलप करेंगे किसमें, कंज्यूमर गुड्स में। ठीक है, और इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं 27 से लेके 30% तक हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, इसको क्लासिफिकेशन हमने इंडस्ट्रीज का कैसे किया हुआ है। तो पहले पे आती है माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग का मतलब होता है जो हम खुदाई करते हैं, और क्वेरिंग होता है जो खनन होता है। तो खनन तो जैसे आप इससे रिलेट कर लोगे कि खनन तो होता है किसका, रेत का, जो ऊपर ऊपर से उठा के हम लेते हैं। और माइनिंग में क्या होता है, अर्थ के अंदर या सरफेस के नीचे जाके तो माइनिंग होती है, और सरफेस के ऊपर खनन होता है। क्वेरिंग को खनन बोलते हैं, माइनिंग को वो बोलेंगे, माइनिंग को खुदाई बोलते हैं शायद, है ना। तो जो जैसे माइनिंग किसकी होती है, कोल की माइनिंग होती है, और सैंड की क्वेरिंग होती है। जो रेत होता है उसकी क्वेरिंग होती है। तो माइनिंग कोल की होती है, डीप अर्थ के अंदर होता है। क्वेरिंग सैंड की होती है, सरफेस पे होती है। तो पहली हो गई माइनिंग एंड क्वेरिंग, दूसरी होगी कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड हो गई इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, और फोर्थ हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ये चार ही हमने क्यों ली, क्योंकि अगर इंडस्ट्री सेक्टर में देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन चारों का ही है, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन का। तो मेजोरिटी मतलब आधे से भी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ में कंट्रीब्यूट करता है वो ये वाले सेक्टर्स करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने बनाई थी, तो कैसे कैसे वो इवॉल्व हुई वो एक बार देख लेंगे, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 सबसे पहले आया। ठीक है, इसमें हमने क्या शुरू किया, मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हमने शुरू कर दिया था मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम का। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 था उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमने स्ट्रेस दिया वो किस पे दिया, कॉटेज इंडस्ट्री और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमने प्रायोरिटी स्टेटस पे रखा, कि हमने छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको प्रायोरिटी दी, ना कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। ये किसमें, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1948 में। और सबसे ज़्यादा हमने ज़्यादा स्ट्रेस दिया इनके अलावा रोड पे, रेलवे पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और इरिगेशन पे। ठीक है, इसी में ही 1948 में हमने इंडस्ट्रीज़ को चार कैटेगरीज में कैटेगराइज करा था, मतलब चार उसमें बांट दिया था। तो पहली थी इंडस्ट्रीज जिसमें कहा सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें काम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल उसके हैं आर्म्स और एम्यूनिशन, एटॉमिक और रेलवे। तो इसमें क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। दूसरा कौन सा था, मिक्स्ड सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर सकते थे। तो इसमें 6 इंडस्ट्रीज थी, कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, टेलीग्राफ, टेलीफोन और मिनरल ऑयल। ये बस आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि 4 ब्रॉड कैटेगरीज थी, उसमें डिवाइड किया होता है ना। एक पहली में कौन था, एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर तीसरा था मिक्स्ड, ऐसे बस ध्यान रखना है। ठीक है, और तीसरा था इसमें एक इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर थी, जो जिसमें मतलब प्राइवेट सेक्टर खुल के अपना मतलब अपनी मर्जी से शुरू कर सकता था काम। और वो सेक्टर कौन से थे, जो फर्स्ट और सेकंड में इंक्लूडेड नहीं थे, वो सारे सेक्टर थर्ड में आ गए थे। ठीक है, और उसके बाद ये आया था इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। ये लाने का इनका क्या मतलब हुआ, ये 1951 में आया था। ये क्यों लाया, आपने सुना होगा ना लाइसेंस राज के बारे में कि लाइसेंस राज। तो लाइसेंस राज क्या था, तो ये वाला जब एक्ट आया था ना
इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1951। तो इसने क्या करा, गवर्नमेंट इस एक्ट में गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया किस चीज़ के लिए, कि आप कोई भी इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकते हो। कैसे? लाइसेंस से। मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी आई, उसने बोला कि भाई मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, और इस एक्ट के हिसाब से इन्होंने गवर्नमेंट ने ये बोल रखा था कि अगर बोल रखा होगी भाई मैकडोनल्ड्स खोलने के लिए तो लाइसेंस चाहिए, तो फिर जो कंपनी थी उनको यहाँ पे आके लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस में आपको पता है 100 तरीके के करप्शन होते थे, तो लाइसेंस लेने के चक्कर में वो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा खुल नहीं पाती थी। तो यहाँ पे इस चीज़ को कि हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की बहुत ज़रूरत हो गई। भाई कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा आ रहा है और बोल रहा है कि भाई मेरे को ये काम खोलना है, मतलब मान लो कि आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम खोलना है, उन्होंने बोला कि भाई नहीं लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले, फिर आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, इधर उधर, ये ऑफिस ए ऑफिस बी ऑफिस सी, जैसे शिवाजी द बॉस में होता है ना, वैसे कि भाई इधर ये वाला फॉर्म ए फॉर्म बी लाइसेंस। तो इससे लाइसेंस राज यहाँ पे शुरू हो गया था, जिससे काफ़ी दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। पर लाइसेंस राज ही इसलिए लाए थे क्योंकि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो भाई वहाँ पे अभी इतनी चीज़ थी नहीं डेवलप होने के लिए, और हमें डर भी था कि भाई बाहर से अगर कोई आएगा तो फिर से ना हम पे मतलब रूल करने लग जाए। तो यहाँ पे लाइसेंसिंग का ये था कि अभी हम इंडिपेंडेंट हुए ही थे, और हमें डर था कि अभी तो हमें आज़ादी मिली है, फिर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करने आ जाए, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आ जाए, फिर से हमसे कब्जा करने लग जाए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी वैसी आई थी ना, काम करते करते हम पे राज करने लग गई थी। तो एक कहीं ना कहीं एक तरीके का वो वाला डर भी था। तो वैसा बोल सकते हैं कि लाइसेंस राज फिर यहाँ से ये वाला जो एक्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1951, यहाँ से लाइसेंस राज शुरू हो गया था। लाइसेंस राज आप समझ गए होंगे कि लाइसेंस राज का क्या मतलब है, कि हर कोई भी आप कुछ भी चीज़ काम खोलना चाह रह हो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर सरकार ने बोल रखा है तो फिर आपको लाइसेंस के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, तो आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी आई थी? 1948। फिर ये एक्ट आया, उसके बाद नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए थे जो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ये किसके ऊपर बेस्ड थी? पीसी महलनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है ना। इनको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को बोलते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी इसको बोलते हैं, इस वाले एक्ट को, जो ये वाला एक्ट है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे दिया गया? इस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया हैवी इंडस्ट्रीज़ पे। हैवी इंडस्ट्रीज़ मतलब जो बड़ी कोल, स्टील, है ना, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे इस वाले में प्रमोट किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कहाँ पे? पिछड़े रीजन में, कि भाई वहाँ पे जैसे आप देख लो जमशेदपुर में टाटा की फैक्ट्री है ना, झारखंड में और है बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो में शायद। तो अलग अलग जैसे टिस्को है, तो अलग अलग जो भिलाई स्टील प्लांट है, तो सब ये रूरल एरियाज़ में खोलने शुरू किए, जिससे कि वहाँ पे जो वो वाला रीजन है बहुत पिछड़ा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाए, ठीक है ना। टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल को प्रमोट करना शुरू किया। ITIs इन्होंने बोला कि इस्टेब्लिश करो, IIMs इस्टेब्लिश करो। तो मैनेजमेंट स्किल्स के लिए तो IIM हो गया, जिसमें क्या MBA वगैरह होती है, और टेक्निकल स्किल्स के लिए इन्होंने बोला कि ITI जो करते हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे रखा गया, है ना। और जो हमारी क्लासिफिकेशंस थी 1948 वाली, वो चेंज हुई। अब 3 क्लासिफिकेशन होने लग गई इंडस्ट्रीज़ की। तो इसमें पहला शेड्यूल था कौन सा? जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है, जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे ऊपर भी था, उसमें 17 इंडस्ट्रीज़ थी। शेड्यूल बी में कौन सा था? जो बहुत प्राइवेट और पब्लिक था, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों उसमें काम कर सकती हैं, वो 12 इंडस्ट्रीज़ थी। और शेड्यूल सी में क्या था? ये सब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन था, पर इसमें क्या था, देखा आगे लिख दिया ना, सब्जेक्ट टू लाइसेंस। मतलब आप खोल तो सकते हो, पर क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज आती थी? जो इन दोनों में नहीं आती थी, तो जो बची हुई हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। पर अब इसमें लाइसेंस राज शुरू हो गया था उसके बाद, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला तो था, पर क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1973। इसमें 6 कोर इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी? आयरन और स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी। इस पे मेन फोकस था इस वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का। और इसमें फोकस किया गया किस पे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है और प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज होती है वो पार्टनरशिप करती है। सबसे अच्छा समझाने का इसमें ये है, जो आप हाईवे देखते हो ना, वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। उसमें क्या होता है, जो लैंड होती है वो तो गवर्नमेंट खरीद के देती है, पर जो उसको डेवलप करता है वो प्राइवेट लोग करते हैं। फिर क्या होता है, प्राइवेट यहाँ पे आके अपना पैसा पूरा करेंगे, थोड़ा बहुत प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे,
और बाकी फिर जब प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो वापस पब्लिक को दे देंगे। तो इसमें क्या हुआ, पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप हुई, तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इस वाले एक्ट के आसपास ही जो 1973 का एक्ट था, वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 भी लाए थे, ठीक है ना। और एमएनसीज जो होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसका भी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट 1973 के इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन में शुरू कर दिया था। अब उसके बाद आई कौन सी पॉलिसी, अब ये देखो आप, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अब आपको थोड़ा याद आ जाएगा। तो मैं इसमें क्या लिखा है कि अब आपको मोटा मोटी मेजर फीचर क्या थे प्री 1991 से, आपको बात पता ही है। 1991 के बाद वो रिफॉर्म्स आए थे हमारे, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी तो लाए थे। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो 1991 से जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, वो अगर मैं उसको समराइज करूँ तो मेजर फीचर्स क्या थे 1991 के पॉलिसी के, 1991 से जो पहले की जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी जो मैंने पढ़ाया। तो आप जरा इस पर ध्यान देना कि पहली कौन सी थी, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, कि हमें जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको बचाना है, तभी तो हम अपना इकोनॉमी नहीं खोल रहे थे, लाइसेंस सबको लेके आ गए थे। तो प्रोटेक्शन किसे करना था, हमें अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को करना था। प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, मतलब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी कौन सी होगी कि वो वाली जहाँ पे जो हमें वो वाले गुड्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने थे जिसके लिए हम जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, समझे। कि मतलब जैसे हम मान लो यूएसए से हम कपड़ा मंगा रहे हैं, तो अब हम कपड़ा बनाने पे ही फोकस करेंगे कि जिससे हमारा इंपोर्ट कम हो। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी लाए हम कि हम प्रमोट करेंगे उन गुड्स को जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल था, किसके, लाइसेंसिंग के हिसाब से, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल, विदेश से कैपिटल लाने पे भी रिस्ट्रिक्शन था, बताया आपने, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था, है ना। और सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे था, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ पे था, कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ लगानी है। पर ये सब चेंज हुआ, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि हमारी हालत जो 1991 में फिजिकल डेफिसिट वगैरह बढ़ गया था, तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो हमें 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की ज़रूरत पड़ी, नई इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 में लाने की ज़रूरत पड़ी। तो हमने क्या क्या इसमें फोकस करा, तो जो भी हमारा इसमें एम था, जो करेक्ट इंडस्ट्रियल डिस्टॉर्शन, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ में दिक्कतें आ रही है ना 1991 से पहले, जो भी दिक्कतें थी, फिजिकल डेफिसिट कम है, एक्सपोर्ट कम है, पैसे कम है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम है, ना, वो कम है, तो उसको ठीक करा। फोकस किस पे करा, इंडस्ट्री की डी लाइसेंसिंग पे, मतलब हमने वो लाइसेंस राज खत्म करने की शुरुआत कर दी कि भाई लाइसेंस हटाओ हटाओ हटाओ, कि अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी शुरू करनी है आप बिना लाइसेंस के। जैसे अब आपको आज कोई भी बिजनेस अपना शुरू करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन का करना है, रियल एस्टेट का करना है, आज आपको थोड़ी लाइसेंस लेने की जरूरत है, आप भाई अपना करना शुरू कर दो। तो लाइसेंस हटा दिया था, सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज थी तब जहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत थी, अब तो वो भी नहीं है। अब तो जैसे, हाँ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रेजेंटली खाली 5 इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत है। कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज हैं, उसको बोलते, जहाँ पे डिस्टिलेशन होता है अल्कोहलिक ड्रिंक का, सिगरेट या टोबैको का काम होता है, डिफेंस का इक्विपमेंट के लिए काम होता है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव मतलब डायनामाइट वगैरह बनता है, गन पाउडर बनता है, और हजार्डियस केमिकल जहाँ पे बनता है। बस इन 5 इंडस्ट्रीज़ के लिए अब आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, उसके अलावा और कोई सी इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जैसे शेड्यूल ए में लिखा हुआ था ना कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहाँ पे इंडस्ट्रीज बना सकती है, तो वो वाली जो 17 इंडस्ट्रीज थी वो भी हमने कम करनी शुरू कर दी, 8 पे ही ले आए थे उसको, जहाँ पे आर्म्स हो गया, एटॉमिक, कोल, डायमंड माइनिंग, कॉपर, जिंक, रेलवे, है ना, ये सब बची थी। और 2024 में तो सिर्फ 2 ही हैं जहाँ पे खाली उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का मोनोपोली है, एटॉमिक और रेलवे, बाकी सब में से अब हट चुका है, ठीक है। फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने लग गए भाई विदेश से, जो अब हमने शुरू कर दिया कि भाई आप विदेश से अपना पैसा इन्वेस्ट करो, एफडीआई करो, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, फॉरेन एफआईआई करो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स करो, है ना। फॉरेन से टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट भी करने लग गए हम कि भाई विदेश में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की या इंडस्ट्री की, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि वो तो पहले ही बन गए थे, पर मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि जैसे हमने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट खोले तो उसमें हमें रशिया ने भी मदद की, यूएसए ने भी मदद की। जब हमने अपना स्टील का पावर प्लांट लगाया था तो जर्मनी ने मदद करी थी, है ना, ब्रिटेन ने मदद की थी। तो वो तो बहुत पहले की थी, पर ऐसा एग्जांपल हो रहा है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट होने लगा कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी अगर आपको लानी है
और एलपीजी रिफॉर्म्स तो मैंने बताया था आपको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो भी हम रिफॉर्म्स लाए थे। ठीक है, ये तो हमारी इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस हो गई। अब कुछ बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन सी होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो कंपनी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको हम पीएसयू बोलेंगे। पीएसयू को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, एक तो सेंट्रल पीएसयू हो गया जो केंद्र की है, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए जो आपने पढ़ी रखे हैं, और स्टेट लेवल पीएसयू हो गए जो मतलब मान लो कि जो सरकार ने खरीद रखा है। जैसे यूपी में रोडवेज है तो वो सरकार की कंपनी है, तो वो स्टेट लेवल पीएसयू हो गया। ठीक है, और जैसे आपका ओएनजीसी वगैरह हो गया और इंडियन ऑयल हो गया, तो ये सेंट्रल पीएसयूज है। तो इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। और सेंट्रल पीएसयूज जो होती है ना, उनको हम 3 उसमें बाइफरकेट करते हैं, मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। इनको बाइफरकेशन इसलिए होता है कि इनके जो ये तीनों बाइफरकेशन है ना, इसका मतलब आप ये मान लो, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता रहा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि इनका बिजनेस 100 रुपये का है, इनका 1000 रुपये का है, और इनका 10,000 रुपये का है। तो जितना ज़्यादा बिजनेस करते हैं उस हिसाब से इनको अपना रत्न का आपको बोलते हैं कि वो टैग मिल जाता है कि जो छोटे पीएसयूज है वो मिनी रत्ना हो गए जो उससे और अच्छे हैं, नवरत्ना हो गए जो उससे और अच्छे हैं, वो महारत्ना हो गए। तो इसको 3 में बाइफरकेट भी करते हैं। अब जैसे इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है, तो क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए? तो कुछ टूल्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। पहला है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दूसरा है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज होंगी कोई ना कोई, जो एक पूरा बास्केट होगा इंडस्ट्रीज का, उसमें से हमने 8 निकाली और उसका कुछ इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का हर साल कोई सर्वे होता होगा, उससे हमें कुछ पता चलता होगा, तो वो इसमें लिखा है। और परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, तो पहला हम देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही देखेंगे। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें क्या आता है? पहले तो इसको कौन बनाता है? एनएसओ बनाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसका बेस ईयर है 2011-2012, और ये डेटा लेता है 14 मिनिस्ट्रीज से। और इसमें जो टॉप इंडस्ट्रीज होती हैं, पहली इंडस्ट्रीज में जो टॉप है वो है माइनिंग सेक्टर, जिसका 100 में से परसेंट है 14.4। मैन्युफैक्चरिंग का है 77.6, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का है 8%। तो ये 3 सेक्टर हैं, इनका सबसे ज़्यादा बड़ा मेजर रोल है इस इंडेक्स को बनाने के लिए। मतलब अगर आप 100 पूरा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना फेरबदल हो रहा है उसका हम 77.6% लेते हैं, ऐसी माइनिंग सेक्टर का, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का। फिर उसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? तो इसमें देखिए आप पहली रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। इसमें आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है? रिफाइनरी का, सबसे कम है फर्टिलाइजर का, और इलेक्ट्रिसिटी का 2nd नंबर पे है, और कोल का 4th नंबर पे है। ये पूछ लेता है कभी कभी आपको, जैसे आपको पता नहीं होगा तो बोल देगा कोल का सबसे ज़्यादा है। नहीं, कोल का सबसे ज़्यादा नहीं है, रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा है, जो पेट्रोल वगैरह रिफाइनरी करती है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ ये बचा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR इसको बोलते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंपनी प्रॉफिट का, कोई भी एक कंपनी है वो प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट किससे लेती है? वो जो उसके कस्टमर होते हैं। तो कस्टमर के लिए भी तो उनको कुछ करना चाहिए ना, जो ये प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉफिट ले लेंगे। तो सरकार ने बोला कि भाई आप प्रॉफिट में से आप अपना कुछ % तो आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए लगाओ। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि कॉर्पोरेट की जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें क्या होता है कि CSR स्पेंडिंग क्या होती है? एक कंपनी स्पेंड करती है किस तरीके से कि वो समाज को कुछ वापस देती है। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो कि टाटा ने कोई वृद्धाश्रम खोल दिया। ठीक है, तो उसने भाई CSR उसकी कंपनी को करना पड़ता होगा, तो उन्होंने उस CSR का क्या करा? वृद्धाश्रम खोल दिया, कोई सस्ता रेस्टोरेंट खोल दिया। ठीक है ना, गरीब बूढ़ों के लिए कुछ और कर दिया, गरीबों के लिए फ्लैट बना दिए, घर बना दिए। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसको आपको बस एक बार समझना है। और लास्ट में आता है MSME। MSME को बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस,
और इनकी ना आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका बाइफर्केशन कैसे होता है, जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो करंट इन्वेस्टमेंट लिमिट इनकी आप देख लो, 1 करोड़ की जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट होगी उसको माइक्रो, 10 करोड़ वाली को स्मॉल, 50 करोड़ वाली को एंटरप्राइजेस। और टर्नओवर वाला भी देख लो इसका, तो 5 करोड़ का तक जिसका टर्नओवर होगा उसको बोलेंगे माइक्रो, 50 करोड़ तक का जिसका होगा उसको बोलेंगे स्मॉल, और 250 करोड़ का जिसका होगा उसको बोलेंगे मीडियम। तो ये एक बार आप देख लेना, ये पहले का है, ये करंट का है, ठीक है। एमएसएमई का, एमएसएमई इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी सोसाइटी में? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 30% के करीब जीडीपी में आपको कंट्रीब्यूट करता है ना। एक्सपोर्ट में 50% तक कंट्रीब्यूट कर देता है, और एम्प्लॉयमेंट देता है 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। तो एमएसएमई इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक वीडियो करेंगे जिसमें हम सारी जितनी भी जैसे बैंकिंग की स्कीम्स हैं, सारी स्कीम्स के बारे में देखेंगे, वो खाली एक वीडियो में देख लेंगे। और एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपने देखा होगा, जैसे मेरठ में प्रतापपुर है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से होते हैं? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे बिजनेस, ट्रेड और टैक्सेस को और जगह से आसान और कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जाता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब आप मान के चलो, अगर आप प्रतापपुर में कोई फैक्ट्री खोलते हो तो सरकार आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी एज़ कम्पेयर टू आप नोएडा या फिर गाज़ियाबाद में खोलते हो, ठीक है। तो आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बस ये मान के चलो कि स्पेशल एरिया है जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको छूट सरकार से बहुत ज़्यादा मिलती है, और भी कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, लोन वगैरह में बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जो कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होती है उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं मान लो अदर एरियाज़ में, तो वो SEZ में जो होंगे सिंपल होंगे, और जगह के ज़्यादा में अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सबकी सुविधा वहाँ पे मिलती है आपको। और मेजर फोकस जो होता है ना वो एक्सपोर्ट्स पे होता है, ना कि डोमेस्टिक सेल्स पे। हाँ, तो बस आज के इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले में तो बस यही था। और अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, बस बाकी तो चैप्टर तो यहीं तक ही था।